देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। 7 दिनों की तेज गिरावट के बाद कल भारतीय बाजार थोड़े संभलते नजर आए, लेकिन भारी उतार चढ़ाव और उसके बावजूद एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़े। बड़ा सवाल ये कि क्या 8,500 के आसपास बाजार सपोर्ट लेकर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्री बजट रैली होगी या फिर उछाल में फिर से बिकवाली करने का मौका हो? क्या हो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आपकी रणनीति? इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, बॉटम फॉर्मेशन के साइंस मिल रहे हैं और देखना होगा 8,470 ये जो कल का निचला स्तर है, इसको आज होल्ड कर पाता है निफ्टी या फिर कल के लो के नीचे चला जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पर सारे ट्रेडर्स आज नजर जरूर रखेंगे। लेकिन वॉलेटाइल सेशन कल के सत्र में देखने को मिला। देखिए, हरे निशान में बंद जरूर हुए हैं, लेकिन 150 पॉइंट का उतार चढ़ाव निफ्टी में, बड़ा उतार चढ़ाव कहना चाहिए, और 600 पॉइंट का उतार चढ़ाव सेंसेक्स में देखने को मिला है, ये भी बड़ा माना जाएगा। और उसके बाद एफआईआईज ने बिकवाली करी है, तो थोड़े कॉशियस भी हैं ट्रेडर्स। चलिए लेकिन जानते हैं दुनिया भर के बाजारों की नजर जो जिस इवेंट पर है वो है ग्रीक के इवेंट पर। और ग्रीक के बाजारों में कल हमने देखा 8% की तेजी देखने को मिली। यूरो ग्रुप के एफएम्स की बैठक होने वाली है। संदीप, कितने बजे है बैठक और क्या आउटकम निकल कर आ सकता है? देखिए, जो ग्रीस की आपको लेकर जो बैठक होने वाली है, यूरोजोन के जो वित्त मंत्री मिलने वाले हैं, इसी के ऊपर फोकस है, जिसकी वजह से हमने देखा कल भी जो पूरा कारोबार था ग्लोबल मार्केट्स में, इसी के ऊपर दरअसल देखने को मिला। यूएस में जो तेजी बनी कल 5 से 1.25% के आसपास की, वो दरअसल इसी उम्मीद में थी कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें शायद एक जो फैसला है वो निकल के सामने आएगा, समाधान हो जाएगा और इसको लेकर जो डील है वो दरअसल आज फाइनलाइज हो जाएगी। काफी सारी अफवाहें थी, काफी रिपोर्ट थी, जिसकी वजह से शुरुआत में हमने थोड़ा प्रेशर भी बनते हुए देखा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में करीब 140 पॉइंट के आसपास की गेंस बनते हुए देखे और माना जा रहा है कि आज जो बैठक है, जो 28 फरवरी की डेडलाइन है, उससे पहले यहां पे डील हो जाएगी। अफवाहें ऐसी भी थी कि यूरोपियन कमीशन ने दरअसल एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, अगले 6 महीने के लिए जो बेल आउट प्रोग्राम है उसका एक्सटेंशन दे दिया है। उसके बाद ऐसी अफवाहें भी निकल के सामने है कि जो जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसके लिए एग्री नहीं है। लेकिन दिन के दौरान ऐसी फिर से उम्मीदें बनी कि जो फैसला है, जो समाधान है, वो निकल के सामने आ जाएगा, जिसमें माना जा रहा है कि आज जो ग्रीस के वित्त मंत्री हैं वो दरअसल नए रिफॉर्म्स को से जुड़े जो प्रस्ताव है वो सामने रखेंगे और उसके ऊपर शायद सहमति बन जाए। इसी उम्मीद में यूएस के मार्केट्स में अच्छे खासी गेंस बनते हुए देखे और इसीलिए यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखें थोड़ी सी कमजोरी जरूर देखने को मिली, लेकिन बाकी बाजार अगर आप देखें कैक्स टैक्स करीब 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और जैसे हेमंत मेंशन कर रहे थे, ग्रीस के बाजार एथेक्स कंपोजिट अगर आप देखें 8% के आसपास की तेजी लेके, इसी उम्मीद में कि आज जो बैठक होने वाली ब्राजील में उसका फैसला निकल के सामने जो आएगा उसमें समाधान हो जाएगा और डेट जो डील है वो डेट को लेके वो शायद फाइनली अप्रूव हो जाएगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स भी शेयर आउट कर रहे हैं। ज्यादातर मार्केट्स अगर आप देखें तो हरे निशान के साथ ही वहां पे कारोबार देखने को मिला है। शंघाई और हैंगसेंग जहां पे हम थोड़ी सी मायूसी देख रहे हैं, उन बाकी सभी बाजारों को छोड़ दें तो हरे निशान के साथ ही कारोबार देखने को मिला। आज निक्केई बंद है, लेकिन बाकी सभी बाजार ग्रीन के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी यहां पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो ट्रेंड है उसको बक कर रहा है। वो आज हल्की जो कमजोरी है उसके इंडिकेशंस वहां पे देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में ग्रीस को लेकर डील हो सकती है। इसी उम्मीद में हम देखें कि हरे निशान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। तो यूरोप में आज जो सेकंड हाफ में ओपनिंग होगी वो काफी अहम होगी भारतीय बाजारों के लिए। बिल्कुल, और एक कॉम्प्रोमाइज डील हो सकती है आज, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। शुक्रिया आपका संदीप इस जानकारी के लिए। अनिल, फिर सेकंड हाफ में अगर यूरोपीय बाजारों में एक तेजी देखने को मिलती है तो भारतीय बाजारों में जो बॉटम फॉर्मेशन की कल से बातें चल रही हैं उसमें मदद मिलती हुई दिखेगी? इसमें कोई डाउट नहीं कि अब तक जो भारतीय बाजार पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे थे, 90% अपने ट्रिगर थे, 10% हम ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे थे। कल की इवेंट के बाद अब ये रेशियो बदलता हुआ दिखेगा। शायद हम 60% वेटेज अपने लोकल ट्रिगर्स को देंगे, 40% वेटेज हम ग्लोबल ट्रिगर्स को देना शुरू करेंगे। और उस लिहाज से इसमें कोई डाउट नहीं कि जब आज सुबह आप शुरुआत कर रहे हो तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत काफी पॉजिटिव है। यूरोप कल काफी अच्छी बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखा है, तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि वो बढ़त आज बरकरार रहती है। लेकिन भले यूरोप के बाजार शॉर्ट टर्म में किसी तरह का अलग ट्रेंड दिखाए, लेकिन अगर ग्रीस की समस्याएं खत्म होती है, कम होती है, तो ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए और खासतौर से यूरोप के बाजारों के लिए एक बड़ी रिलीफ रैली का काम करेगा और उसका पॉजिटिव असर आप भारतीय बाजारों पर और बाकी दुनिया भर के बाजारों पर पड़ते हुए देख सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ग्रीस का संकट सुलझने के आसार से ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो सकते हैं। और चूंकि अब दिल्ली चुनाव के इवेंट निकलने के बाद फिर से भारतीय बाजार थोड़ी सी ग्लोबल इवेंट्स पर नजर बनाने शुरू करेंगे, तो उस लिहाज से ये एक अच्छा संकेत होगा। लेकिन इस बीच ब्रेंट क्रूड धीरे धीरे करके $57 के आसपास पहुंच चुका है, जिस पर शायद बाजार की नजर नहीं है। तो हेमंत, ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रेंट $60 के पार निकलता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर आप सेंटिमेंटल इंपैक्ट उसका भी आते हुए देखेंगे। तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों में हम भूले जरूर हैं। रिजल्ट सीजन आपका 2 दिन बाद 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ग्लोबल ट्रिगर्स भी आपके
के आगे इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल 7 दिनों की कमजोरी के बाद भारतीय बाजार जरूर कल हरे निशान में बंद हुए, लेकिन अनिल देखिए एफआईआई का डेटा 8वें दिन लगातार कमजोरी भरा था, खासतौर पर कैश मार्केट का 1261 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। डीआईआर ने कल मदद करी है, काफी दिनों के बाद 850 करोड़ रुपए की खरीदारी नहीं होती तो मुश्किल हो जाती कल। बिल्कुल, और इसमें कोई डाउट नहीं कि कल के सेशन में काफी लोग एफआईआई की तरफ से भी कैश मार्केट में एक अच्छा आंकड़ा देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी होगी। लेकिन इन आंकड़ों में मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, जो खासतौर से ध्यान में रखने की है, भले ही 400 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में बड़ी नहीं दिख रही है, स्टॉक फ्यूचर्स में 80 करोड़ की खरीदारी बड़ी नहीं दिख रही है और है भी नहीं बड़ी, लेकिन उसके बावजूद जनरली हम हर बार ये बात करते हैं कि ट्रेंड में आपको अगर डेटा से निकालना है तो वो कैश मार्केट के बजाय वायदा कारोबार के डेटा ज्यादा अहम होते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैश मार्केट में जो कमिटमेंट आता है एफआईआई की तरफ से वो ज्यादा अहम होता है, शॉर्ट टर्म में वायदा कारोबार के आंकड़े अहम होते हैं। और इस लिहाज से देखें तो कल पहला संकेत आता हुआ दिख रहा है कि एफआईआई ने वायदा कारोबार में बिकवाली बंद की है। और आप देखिएगा जनरली होगा ये कि जब भी खरीदारी शुरू हो तब भी वो पहले वायदा कारोबार में शुरू होती है और बिकवाली की शुरुआत होती है तब भी आप कुछ दिनों तक वायदा कारोबार में पहले बिकवाली होते देखते हैं और उसके बाद वो बिकवाली कैश मार्केट में शिफ्ट होती हुई दिखती है, जो इस बार भी पिछले 10 दिनों से होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल इस लिहाज से आंकड़े उतने बुरे नहीं है जितने सिर्फ कैश मार्केट के 1260 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं। अब होगा ये सिर्फ कल के आंकड़ों के बेसिस पर हम ये मान लें कि एफआईआई ने बेचना बंद कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया, शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो एक दिन आज और आंकड़ा देख लें, अगर आज फिर से आपको वायदा कारोबार के आंकड़े पॉजिटिव नजर आते हैं, खरीदारी के नजर आते हैं, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है। भले आज भी आपको कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आ जाए, लेकिन वायदा कारोबार में अगर खरीदारी के आंकड़े आते हैं तो वो ज्यादा काम के होंगे। और साथ ही डोमेस्टिक फंड्स अगर अपनी खरीदारी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा कैश मार्केट में सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल इस लिहाज से आंकड़े बुरे नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली डाइवेस्टमेंट सरकार कितने करने जा रही है बजट के पहले और कितना पैसा सरकार लेना चाहती है, कितना दूसरे इशू आते हैं, ये अल्टीमेट की होगा लिक्विडिटी के लिहाज से। लेकिन थोड़ी सी रिलीफ वाले आंकड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, और कल हम चर्चा कर रहे थे अनिल की 8300 के आसपास बाजार को सपोर्ट है, वो सपोर्ट अब वहीं पर है या किसी तरह की चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश हो रही है? थोड़ा ऊपर आने की कोशिश हो रही है हेमंत, और जो ओपन इंटरेस्ट से हाईएस्ट जो 8300 पर था वो कल फिर से शिफ्ट होकर 8500 पर आया है। और कल हमने देखा कि 8500 के लेवल को दिन भर बाजार ने होल्ड किया है। डिप मिली है लेकिन वो डिप सस्टेन नहीं होती दिखी है। तो एक संकेत साफ तौर पर कल स्क्रीन ये बता रही थी कि 8500 के आसपास या उसके नीचे शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ रही है, कुछ सेलेक्टिवली खरीदारी होती दिख रही है। तो आज भी वायदा कारोबार के लिहाज से यही लेवल सबसे ज्यादा अहम होते हैं, सपोर्ट वहीं पर दिख रहा है। लेकिन अपसाइड कितनी बन सकती है? शायद 8700 तक, क्योंकि 8700 के आसपास कल फिर से कॉल्स में एक अच्छा एक्शन होता हुआ दिखा है, कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। वायदा कारोबार के कल के आंकड़े काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। पहले बैंक निफ्टी की बात करिए, लगभग 1,80,000 शेयर कम हुए हैं और बैंक निफ्टी जबकि 2% ऊपर बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि लॉन्ग ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करते हुए दिख रहे हैं, उछाल में बिकवाली करके पोजीशन कम कर रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी है। निफ्टी फ्यूचर्स में देखिए 2 लाख शेयर बढ़े हैं और प्रीमियम 46 पॉइंट बढ़ती हुई दिखी है। तो काफी दिनों बाद थोड़ी ही सही, छोटी ही सही, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखी है और बाकी शॉर्ट कवरिंग। पुट कॉल रेशियो 0.87 पर है, कंफर्टेबल जोन में है, न ओवरसोल्ड है न ओवरबॉट है। अब ऑप्शंस में जो एक्शन हुआ है वो साफ तौर पर एफआईआई की तरफ से जो एक्शन दिख रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। वो कैसे? इंडेक्स फ्यूचर्स वो खरीद रहे हैं, लेकिन कॉल ऑप्शंस में देखिए 8600 से लेकर 8900 इस रेंज में लगभग 20 लाख शेयर कॉल्स नए जुड़ते हुए दिखे। तो एफआईआई अब बजाय निफ्टी फ्यूचर्स डायरेक्टली बेचने के वहां पर तो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, लेकिन कॉल्स बेचकर अपनी हेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे बाजार ऊपर जाए तो हमारी कॉल्स बिकी हुई रहे, और या जैसे जैसे बाजार नीचे जाए तो कॉल्स जो बिकी हुई है उस पर प्रीमियम कमाने का मौका मिले। तो ओवरऑल वायदा कारोबार के संकेत मिक्स्ड है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह से कल का बाजार का मुंह था। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी, संकेत साफ दिख रहे हैं। लोअर लेवल पर 8500 के आसपास निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के आसार है, और जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बैंक निफ्टी, वो 19000 के आसपास लॉन्ग अनवाइंडिंग या यूं कहें कि पुरानी पोजीशन कम होने के संकेत देता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रुझान थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन का आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, चलिए तो आज का बाजार इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ट्रेंड बनना है या बिगड़ना है तो आज के बाजार के ऊपर दारोमदार काफी होगा। चलिए मार्केट काउंटडाउन में इस सब पर चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। टेक्निकल नजरिया बताने के लिए हमारे साथ होंगे मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सतपुते, फंडामेंटल नजरिया बताएंगे केआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी, और डेरिवेटिव नजरिया बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल ब्रोकिंग के सिद्धार्थ भामरे।
इसके अलावा बाजार में हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे की रणनीति निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोरा के साथ। बजट पर होगा हमारा फोकस, क्या है उम्मीदें ऑटो इंडस्ट्री की, सियाम के प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर हमें बताएंगे। इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। बॉटम फॉर्मेशन की बात हो रही है, 8 दिनों की गिरावट, 8 दिनों की जो देखिए इस सीरीज में केवल 7 दिन बिकवाली हुई है, केवल एक ही दिन खरीदारी हुई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं बॉटम फॉर्मेशन शायद हो सकता है क्योंकि काफी बिक चुके हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी नहीं आएगी तो ये बाजार चलने वाला नहीं है। कैसे अप्रोच करेंगे आज के दिन को? इसमें कोई डाउट नहीं कि अल्टीमेटली बाजार को चलने के लिए एफआईएस की खरीदारी की जरूरत है, लेकिन एफआईएस की खरीदारी पहले वायदा कारोबार में आएगी, उसके बाद कैश मार्केट में शिफ्ट होती हुई दिखेगी। तो वायदा कारोबार में कल जिस तरह की क्लोजिंग हमने दी है, मामूली पॉजिटिव कहूंगा, उस लिहाज से आंकड़े ठीक है। लेकिन जहां तक बॉटम फॉर्मेशन का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कल के सेशन में एक इवेंट निकलने के बाद यूं कह सकते हैं कि टेक्निकल करेक्शन आता हुआ दिखा है। बॉटम फॉर्मेशन के अर्ली संकेत हैं, शुरुआती संकेत हैं। जनरली एक ट्रेंड के बाद जब आप बाजार को अच्छा वोलेटाइल होते हुए देखते हैं तो वो बॉटम फॉर्मेशन का पहला संकेत होता है। 8500 एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेवल है। कल एक इवेंट निकल चुकी है और उसके बाद कल जिस तरह से बाजार वोलेटाइल होते हुए दिखे, ये शुरुआती संकेत है। अब आपको 8500 या 8475 के आसपास बॉटम बन चुका है, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये चाहिए कि आज फिर से आप कमजोर शुरुआत देखें और उन लेवल्स के आसपास जाएं, वहां से फिर उछलने की कोशिश करें। कल के सेशन में बाजार ने एक बेहद इंटरेस्टिंग रेंज दिखाई है ट्रेडिंग के। पिछले 7 सेशन से हो ये रहा था, बाजार लगातार लोअर लोज लोअर हाई बनाता है, यानी कि पिछले दिन के हाई को नहीं पार कर पाता है और नया लो की तरफ बढ़ता है। कल के सेशन में ये हुआ है, हमने पिछले दिन के लो को भी तोड़ा है, 8470 का नया लो बनाया और पिछले दिन के हाई जो कि 8605 का हाई था, उसके पार जाकर हम 8650 के आसपास भी पहुंचे। तो जब आप पिछले दिन की रेंज को दोनों तरफ तोड़ते हैं तो यह संकेत होता है कि बाजार वोलेटाइल होते हुए नजर आ सकते हैं, और वो संकेत आज आपके लिए काफी अहम होता है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर आपको कमजोर शुरुआत होती हुई दिखे तो जैसे जैसे आप 8500 के नजदीक पहुंचेंगे, अगर पहुंचे तो वहां पर खरीदारी के मौके होंगे, शॉर्ट कवरिंग के मौके होंगे। ऊपर के स्तर पर स्मूथ राइड नहीं होगी, हो सकता है आपको 8600 के आसपास पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिले, फिर 8650 और अल्टीमेटली 8700 के आसपास जाने की कोशिश बाजार कर सकता है। तो कॉन्ट्रा कॉल लेकर लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ऐसे में बाजार में ट्रेड करना ज्यादा सही होगा, क्योंकि लोकल ट्रिगर्स अब भी थोड़े नेगेटिव है। रिजल्ट्स के लिहाज से कहीं कोई पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही। एफआईएस की कैश मार्केट की खरीदारी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर सकता है। तो लोअर साइड पर आपका स्टॉप लॉस और सपोर्ट जोन जो होगा वो होगा 8475 8500। इसे बेस मानकर एक बार की खरीदारी करें और ऊपर के स्तर पर जैसे उछाल दिखे, बड़े मुनाफे के लिए इंतजार करने के बजाय ट्रेड करना ज्यादा सही रणनीति इस मार्केट में हो सकती है। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। और बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरी सहयोगी सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। हाय, बताइए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजर रखी जाए। गुड मॉर्निंग। नतीजों के साथ शुरुआत करेंगे आज पावर ग्रिड, आंध्र बैंक, एस्कॉर्ट्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, एमएमटीसी, नैटको फार्मा, एनसीसी, सिंडिकेट बैंक, वोल्टास अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। तो इन काउंटर्स पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। आपको बता दूं पीपीसीएल पहले आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करने वाला था, अब इसके नतीजे फरवरी 13 तारीख को शुक्रवार को आएंगे। जेपी एसोसिएट ने कल बाकीदास के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए थे। बेहद ही कमजोर आंकड़े हैं। कंपनी के बिक्री में 18.5% की गिरावट आई है। कंपनी ने 116 करोड़ का घाटा दर्ज किया है पिछले साल के लगभग 90 करोड़ के घाटे के मुकाबले। यहाँ पे कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है 480 करोड़ का, जिसके कारण ये घाटे का आंकड़ा थोड़ा सा कम है, वरना काफी बड़ा हो सकता था। कंपनी के मार्जिन भी बेहद ही कमजोर ही है। 16.3% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 23.5% के मुकाबले। एमएम फॉर्जिन्स की नतीजों की बात करें तो काफी अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। टॉप लाइन में एक अच्छी बढ़त और अदर इनकम में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली, जिसकी वजह से मुनाफे में करीब 85% का जंप देखने को मिला है। नैटको ने बेहतरीन नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी का मुनाफा 3 गुना हो चुका है। कंपनी के आय में 16% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन बेहद ही स्ट्रॉन्ग 27.6% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 12.4% के मुकाबले। जेन इरिगेशन की नतीजों की बात करें तो कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। डोमेस्टिक डिमांड में कमजोरी के चलते रेवेन्यू में गिरावट, इसके अलावा कंपनी को करीब 45 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ है और कंपनी ने पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार करीब 40 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है।
जेके पेपर के तिमाही नतीजे बेहतरीन रहे, जहां पर कंपनी के आय में 19% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने पिछले साल के लगभग 40 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार 11 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। केयर रेटिंग्स के नतीजों की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नतीजों में दबाव है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफी स्टेबल नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। मुनाफे में 16% की बढ़त, जिसमें कि जो कंपनी का रेटिंग कारोबार है वहां से काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। पीएलएफ के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पे फंड जुटाने की दिशा में सही सलाह के लिए बैंकों का चुनाव कर लिया है डीएलएफ ने। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली अब रीट्स के जरिए पैसे जुटाने के लिए मदद करेगी डीएलएफ को। फाइनेंशियल ईयर 16 में ही 2 रीट्स को लिस्ट करने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है। इसके जरिए 3600 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। साथ ही डीएलएफ साइबर डेवलपर्स को अपने साथ इंटीग्रेट करने के लिए भी सलाह ली जाएगी और साथ ही रीट्स को लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ भी बातचीत जारी है, जहां पे कंपनी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स पार्टनर कर सकते हैं। बीएचईएल का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। आज बीएचईएल के विनिवेश के लिए 6 मर्चेंट बैंकर्स जैसे जिसमें कि सिटी ग्रुप, एसबीआई कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईडीबीआई जैसे बैंकों के नाम शामिल हैं। ये सरकार को आज अपनी रिपोर्ट्स विनिवेश को लेकर सौंपेंगी। एनबीसीसी के काउंटर पर नजर, जहां पे कंपनी को आईआईटी रुकरी से 230 करोड़ का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सुजलॉन एनर्जी यहाँ पर कंपनी का कुछ स्टेक बेचने के लिए कंपनी पीवी पावरटेक के साथ बातचीत में है, जिसमें जो कि एक सोलर एनर्जी पैनल बनाती है। हम आपको बता दें कि ये कंपनी दिलीप संघवी के बेटे आलोक संघवी द्वारा प्रमोटेड कंपनी है। एलएनटी, बीईएल, टाटा पावर, रोल्टा के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पे एनडीए सरकार बहुत जल्द एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फंड करेगा 2 इंडियन कंसोर्टियम्स को 40 से 50 हजार करोड़ का बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए। इसमें एक कंसोर्टियम एलएनटी और टाटा पावर का है और दूसरा कंसोर्टियम रोल्टा और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है। अब बात करते हैं कुछ फंड एक्शन की। पीवीआर ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड ने कंपनी के करीब 9 लाख शेयर्स 680 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। वहीं रिलायंस कैपिटल ने कंपनी के करीब 8 लाख शेयर्स 680 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। और आखिर में सन फार्मा के काउंटर पर खास नजर होनी चाहिए। टैरो ने अभी अपने तीसरे तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। जो सन फार्मा की इजराइल बेस्ड सब्सिडी है, ऑपरेशनली बेहद ही स्ट्रांग आंकड़े हैं, जहां पे कंपनी ने 67% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 63.4% के मुकाबले। कंपनी की बिक्री में 11% की बढ़ोतरी हुई है और आय में 29% की बढ़ोतरी। चलिए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, जो देंगे बाजार पर आज की रणनीति। और शुरुआत करते हैं तकनीकी राय के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सातपुते हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। फाइनली 7 दिनों की इतनी तेज गिरावट के बाद कल थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया। भरोसेमंद है, बॉटम फॉर्मेशन के शुरुआती संकेत हैं, या फिर ये कहना जल्दबाजी है? और अगर आज एकदम शांत शुरुआत हो कल के लेवल के आसपास निफ्टी पर, क्या ट्रेड करेंगे? अनिल जी, बेसिकली हमने जो रैली देखी थी 8,000 से लेके 9,000 तक की, उसकी ये रिट्रेसमेंट ही लगती है कि 50% रिट्रेसमेंट है। एज यू ऑल नो कि 8450 इज अ क्रूशियल लेवल। हमें लगता है कि 8450 का लेवल यहाँ पे मेंटेन करेगा और कुशन के तौर पे काम करेगा। रादर 8450 एंड 8500 एज फार एज द पुट इज कंसर्न एंड 8450 एज फार एज द टेक्निकल लेवल इज कंसर्न। तो मुझे लगता है कि ये बैंड रहेगा, एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ज्यादातर मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाजार भी हेवी हो चुका था, प्रॉफिट बुकिंग भी नेसेसरी था, कुछ कारण मिल गया, ऐसा लगता है कि ठीक है हमारे मार्केट में शार्प अपमूव आता है और शार्प करेक्शन आता है, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये बाजार की फितरत है, रेंज में वही होता है। तो मुझे लगता है कि 8450 8500 लेवल मेंटेन करेगा और अपसाइड में वी आर एक्सपेक्टिंग ए पुल बैक जो ज्यादातर आएगा वो बैंकिंग स्टॉक की तरफ से ही आएगा, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई अच्छे से करेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक बाजार को सपोर्ट देंगे। मेटल्स, एडीएजी पैक जैसे हमें पता है कि आउट परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस्ड इन हो चुका है, फैक्टर्ड इन हो चुका है, तो बाजार यहाँ पे सपोर्ट लेगा और एक रिलीफ रैली में देखता हूँ करीबन 8,700 8,780 तक। तो मुझे लगता है कि बाजार में जो पेन था, जो पैनिक था, कहीं ना कहीं ये लेवल पे एब्सॉर्ब हो जाएगा। ओके, एक रिलीफ रैली की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं राजेश, लेकिन आपने कहा कि बैंकिंग शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं और जिस तरह से खराब नंबर्स आए हैं पीएसयू बैंकिंग कंपनियों की ओर से, हमने एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर देखा है। कल सेकेंड हाफ में हालांकि हमने ये भी देखा कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा सुधार दिखाना शुरू किया। लीडरशिप बैंक निफ्टी दे सकता है फिर, और अगर दे सकता है तो कौन से वो लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर होगी बैंक निफ्टी पर?
देखिए, अगर बैंक निफ्टी, यहाँ पे मैं फ्यूचर की बात करना चाहूंगा, तो फ्यूचर में देखिए जो सपोर्ट बनता है वो करीबन बनता है 18,200 का। अगर आपको याद है लास्ट सीरीज में हम लोग देखते थे बाजार जो है वो 17-18 के बीच में झूलता था, उसके बाद 18,000, 18,100, 18,200 ये सपोर्ट था और 19,000 पे सप्लाई था। तो मुझे लगता है वो जो लोअर लेवल का जो सपोर्ट है 18,200 का, वो बाजार को सपोर्ट देना चाहिए, और जो पुल बैक आएगा वो करीबन 19,400, 19,500 तक मैं देखता हूं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे लिटिल बिट एक्सपोजर लेना चाहिए। चलिए, बैंकिंग शेयरों में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखना होगा 19,000 का लेवल कैश में इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट में बना हुआ है। तो देखना है कि वहां से आज पार निकलकर बाजार बैंक निफ्टी टिक पाता है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस हम करेंगे वायदा कारोबार पर। कल के सेशन में काफी स्टॉक एक्शन में थे, दोनों ही तरफ, तेजी और मंदी की तरफ। कौन से स्टॉक एक्शन में थे, आज उन पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, बताएंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार नजर डालें आगे की रणनीति लेने के पहले। यहाँ पर एकदम शांत शुरुआत के संकेत हैं। 2 पॉइंट नीचे, कोई खास मूव नहीं दिख रहा। कल हमने देर रात एसजीएक्स निफ्टी को 10-12 पॉइंट नीचे देखा था, थोड़ी रिकवरी होती हुई दिख रही है। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार है, तो बड़े संकेत आते नहीं दिख रहे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जिस पर टेक्निकल राय लेनी चाहिए, और वो है सुज़लोन का। रिपोर्ट्स आती दिख रही कि यहाँ पर सुज़लोन में सन फार्मा ग्रुप के जो प्रमोटर हैं सुधीर वालिया, वो किसी तरह की स्टेक खरीद सकते हैं, एक फंड इन्फ्यूजन हो सकता है, इस तरह के इंडिकेशंस आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है राजेश की पिछले 4-5 सेशन में बाजार इतना कमजोर है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर काफी टूटे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ ऊपर बढ़ता हुआ दिखा है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं इस पॉजिटिव खबर के बाद, क्या कहीं कोई और तेजी की संभावना है, कितना ऊपर जा सकता है शेयर? अनिल जी, सुज़लोन अगर आप वीकली चार्ट देखो तो सपोर्ट बनता है 200 DMA लेवल इज समवेयर नियर 15 रुपीज, एंड एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न इट इज समवेयर नियर 17 रुपीज। तो मुझे लगता है 15 और 17 के बीच में बहुत ही अच्छे से कंसोलिडेट हुआ है काउंटर, और लगता है कि बजट में भी सामने बजट है तो इसमें भी मोमेंटम आ सकता है। तो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन दिस काउंटर, दो इट्स अ स्मॉल स्टॉक, 15 रुपए 16 रुपए का स्टॉक है, लेकिन लगता है कि इसमें मोमेंटम आएगा, और ये मोमेंटम इसको करीबन 25 या 26 रुपए तक लेके जाएगा। सो अगर यहाँ पे काम करना है सुज़लोन में तो स्टॉप लॉस रखिए 15 का, और टारगेट रहेगा 25 का। ओके, तो इन स्टॉप लॉस और टारगेट्स के साथ यहाँ पर आप सुज़लोन के शेयर को अप्रोच कर सकते हैं, ये राय राजेश की तरफ से। लेकिन दिल्ली चुनाव केंद्र सरकार के लिए एक वेकअप कॉल है, ऐसा मानना है दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी और CLSA का। रिपोर्ट में और क्या डिटेल्स हैं, चलिए सीए चलते हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे के पास और जानते हैं। वरुण, बताइए दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस किस तरह से देख रहे हैं आपकी जीत को? 67 सीट्स इनके हाथ लगी कल, और 3 ही सीट हाथ लगी बीजेपी के। देखिए हेमंत, सही कहा आपने कि जो बड़े दिग्गज ब्रोकिंग हाउस है वो दरअसल ये मान रहे हैं कि एक वेकअप कॉल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह से कल आपको एक पूर्ण बहुमत मिला है, ये जरूर एक वेकअप कॉल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जो अगला सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होगा, जो नियर टर्म इवेंट है, वो ये मान रहे हैं कि बजट होगा, और बजट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फोकस सरकार का जो हो सकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे। दरअसल ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी का ये मानना है कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में, कच्चे तेल में जिस हिसाब से गिरावट हुई है, उसका फायदा सरकार को लेना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए, और दरअसल यही सरकार का आने वाले बजट में पूरी तरह से फोकस हो सकता है। और इनका कहना है कि जो अब हाल ही में जो गिरावट हो रही है बाजार में, भले वो रिजल्ट्स को लेके है, दिल्ली रिजल्ट्स को लेके या किसी और वजह से, उसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो बजट हो सकता है वो एक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग बजट हो सकता है। इसके पहले जो भी गिरावट आती है उसमें आप खरीदारी करके चले, और इस बजट में जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स को होगा। इसके लिए इनमें ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। L&T, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, IRB इंफ्रा और JSW एनर्जी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वही CLSA का भी कहना है कि आपकी जो विक्ट्री है वो जमीनी हकीकत दरअसल बयां करती है। लेकिन जो अगला बड़ा इवेंट है, ये भी मान के चल रहे कि बजट ये सबसे बड़ा इवेंट है जिसपे इनकी नजर होगी, और दरअसल ये इसमें सरकार का जो पूरा फोकस होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग दरअसल सरकार इस बार के बजट में बढ़ा सकती है। हालांकि अगर सरकार ये नहीं करती है तो ये एक नेगेटिव होगा, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। टाटा मोटर्स ये एक ऐसा काउंटर है जिसको ये हाई कन्विक्शन बाय आइडिया में यहाँ शामिल कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगला जो बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होगा, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होगा, वो है बिहार का इलेक्शन, जिसपे सभी की नजर होगी, जो कि नवंबर में होने वाले। लेकिन शॉर्ट टर्म में यूनियन बजट,
ये एक पूरी तरह से फोकस में होगा और दरअसल पूरे बाजार की जो चाल है उसे ये ही डिसाइड करते हुए नजर आएगा। तो शुक्रिया वरुण जी। हाँ, यूनियन बजट 28 फरवरी को शनिवार के दिन होने वाला है और वो होगा मार्च सीरीज में, और फरवरी सीरीज का जो एक्सपायरी का दिन है बृहस्पतिवार का, उस दिन रेल बजट होगा। कल हमने कुछ रेल शेयरों में एक्टिविटी देखी भी थी। लेकिन राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपसे राय लेना चाहूंगा नाल्को के शेयर पर। सरकार विनिवेश की योजना बना रही है और विनिवेश की योजना से पहले जिस तरह के परिणाम इस कंपनी ने पेश किए हैं वो काफी सराहनीय है। 131 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 354 करोड़ रुपए का मुनाफा नाल्को ने पेश किया है। चार्ट किस तरह के संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पर आज के सत्र में तेजी हो सकती है, और हो सकती है तो कितनी? हेमंत, यहाँ पे मुझे लगता है कि नाल्को में बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। हमने देखा बाजार में इतना 500 पॉइंट्स का करेक्शन देखा, लेकिन नाल्को 48.50 एक माइनर सपोर्ट है, लेकिन उसको बराबर से होल्ड किए हुए है। तो मुझे लगता है कि नाल्को में मोमेंटम रहेगा, वो अपसाइड हो सकता है। सो यहाँ पे अगर लॉन्ग इनिशिएट करना है देन योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 48 रुपीज। अपसाइड में इसका जो प्राइस पैटर्न है, एज फार एज द प्राइस पैटर्न इज कंसर्न, इसका टारगेट बनता है करीबन 57 रुपीज का। ओके, तो 57 रुपीज के आसपास के लेवल के लिए नेल्को में खरीदारी का मौका बन सकता है। जेपी एसोसिएट बेहद खराब नंबर्स, और नंबर्स में थोड़ा बहुत अदर इनकम का सहयोग है, अदरवाइज तो ये आंकड़े और भी बेकार नजर आते थे। नेट लॉस 116 करोड़ का, सेल्स 18% डाउन हुई है 2550 करोड़ के आसपास, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 43% नीचे आता हुआ दिखा है। ये बताएं कि क्या जेपी एसोसिएट वैसे ही इतना पिटा हुआ शेयर है, अब भी और कमजोर हो सकता है? यदि हाँ तो कितना? अनिल जी, जेपी एसोसिएट्स में जो एक शॉर्ट टर्म अप मूव था दैट वाज 28.50, 24 का इसका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। हमने देखा 24 के आसपास ही इसका कल का बंद है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो मुझे लगता है कि इसमें दिक्कतें और बढ़ेंगी और जेपी एसोसिएट करीबन 18 रुपए तक गिर सकता है। 10 रुपए के नीचे कब जाएगा ये? पता नहीं अनिल जी, पूछना पड़ेगा। नहीं, लेकिन लॉन्गर टर्म चार्ट पर क्या ऐसे संकेत दिखे? कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं ना आपके जो आपको लॉन्ग टर्म में बताते हैं कि ये स्टॉक सिंगल डिजिट में जाने वाले हैं। हाँ अनिल जी, सच कहूँ ना अनिल जी, मैं तो पर्टिकुलरली ऐसे काउंटर्स में काम नहीं करता, जेपी एसोसिएट्स और लेकिन शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। 24 रुपए में कैसे शॉर्ट करेंगे, मुझे वो समझ में आता। बट या देखिए, काउंटर्स में परसेंटेज टर्म में अगर हम बोले कि यहाँ पे 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखे तो परसेंटेज टर्म में वो कंफर्ट नहीं देता, तो इसकी वजह से इसमें शॉर्ट बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग होता है हेमंत, अगर जेपी एसोसिएट में अब भी एफआईएस की बड़ी होल्डिंग होती तो ऐसे नतीजे के बाद ज्यादा मार पड़ती, लेकिन चूंकि बड़े इन्वेस्टर्स काफी हद तक पहले ही निकल चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कम हो चुकी है, तो शायद उतने खराब रिएक्शन ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी हर पैरामीटर पर रिजल्ट खराब है और चार्ट्स भी कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर आए जहां पर एक्शन आज दिखेगा आपको रिजल्ट्स के दम पर या फिर खबरों के दम पर। बने रहिए हमारे साथ। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन दिखाएंगे आज के सेशन में, एनबीसीसी, इस पर राय लेना चाहता हूं आपसे। 231 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है एनबीसीसी को, ये रुड़की आईआईटी से मिला है, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी के लिहाज से। ये बताएं कि क्या इस स्टॉक पे कोई एक्शन होने के आसार हैं, चार्ट्स मजबूत दिख रहे हैं? अनिल जी, एनबीसीसी में कंसोलिडेशन देखा था करीबन 800 एंड 900 के बीच में। इनफैक्ट जो प्राइस पैटर्न बनता था वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन था। कल इसमें हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखा है। एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न, इसका जो रैली चालू हुआ था करीबन 100 रुपीज से लेकर 900 रुपए तक, तो मुझे लगता है कि ये करेक्टिव मूव है, ये चालू रहेगा और आई एम एक्सपेक्टिंग ए करेक्शन। एज फार एज द पोजिशनल कॉल इज कंसर्न, इसमें करेक्शन शार्प आ सकता है। करीबन 700, 750 तक के जो लेवल है वो तो इमीडिएट जो दिखते हैं, वो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है एज फार एज द फिबोनाची इज कंसर्न, मुझे लगता है कि यहां से और 100-150 रुपए घटने के चांसेस है। फिलहाल के लिए जो सपोर्ट बनता है वो करीबन जो कल का लो था दैट वाज रफली 680, दैट इज 200 DMA एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न। यहां से एक टेक्निकल पुलबैक आ सकता है, दैट शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग।
सन फार्मा के चार्ट्स पर नजर डाल के बताइए राजेश, ये आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि जो टेरो जो इनकी इजरायली सब्सिडी है जिसके नतीजे कुछ देर पहले आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। बिक्री में करीब 11.25% का उछाल, ऑपरेटिंग इनकम में करीब 17.5% का उछाल और ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन देखिए 63% से बढ़कर 67%, करीब 4% का उछाल और मार्जिन दरअसल काफी अच्छे कहे जाने चाहिए। सन फार्मा और रनबैक्सी ये दोनों ही स्टॉक्स आज फोकस में फिर जरूर रहेंगे। सन फार्मा के चार्ट्स कैसे लगते हैं, उसके बाद रनबैक्सी के भी बताइए। हेमंत जी, यहाँ पे सन फार्मा में इनफैक्ट टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेशन भी दिखता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखता है वो रेंज जो बन रहा है करीबन 900 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनता है और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो मोटा मोटी 1000 के आसपास रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ है वो फार्मा में है, क्योंकि बाजार में प्रेशर है। तो फार्मा और अगर रिजल्ट भी अच्छे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है सन फार्मा में जो ट्रैक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा। सन फार्मा में 900-910 का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और 1000 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस रहेगा जहां पे सप्लाई रहेगा। एज फार एज द रनबैक्सी इज कंसर्न, मुझे लगता है कि रनबैक्सी में जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसका जो प्राइस पैटर्न है दैट इज अ ब्रॉडनिंग चैनल फॉर्मेशन और जिसका रेजिस्टेंस बनता है करीबन 760 के आसपास। तो हमें लगता है कि रनबैक्सी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है उन्हें पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी और जो मोमेंटम प्लेयर है जैसे कि इंट्राडे कल तक के लिए खेलते हैं उनके लिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन रिस्क बहुत हाई है। ओके, हाई रिस्क है, लेकिन यहाँ पर सन फार्मा और रनबैक्सी में एक अच्छे नतीजे कैपिटल फर्स्ट के यहाँ पर दिख रहे हैं और स्टॉक में एक अच्छा रनअप भी आता हुआ दिखा है। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले रादर, यहाँ पर बाजार के बिग बुल राकेश जिंजवाला ने भी मेरे ख्याल से 230 रुपए के आसपास स्टेक खरीदी थी। उसके बाद से आप देखिए स्टॉक का काफी अच्छी मजबूती दिखा चुका है। 6 महीने का चार्ट देखते हैं किस तरह का रनअप स्टॉक में आया है कैपिटल फर्स्ट में, और नतीजे भी आपके सामने पढ़ दूं, नतीजे भी काफी अच्छे मजबूत नजर आ रहे हैं कैपिटल फर्स्ट के। 6 महीने का चार्ट यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तेजी बनती हुई दिखी है। आप देखिए 52% यानी कि लगभग 50%, वही 250 से 400 के आसपास के नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ और इनकम में 37% की बढ़त। क्या करना चाहिए? अनिल जी, कैपिटल फर्स्ट का चार्ट बेहद ही स्ट्रांग फॉर्मेशन दिखाता है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। कल भी इसमें जो लो बना था वो करीबन बना था 370-372 के आसपास। मुझे लगता है कि आज भी इसमें जो मूव रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड में जो बैरियर है वो 405 के आसपास है। अगर ये लेवल निकाल दे तो इसका जो रिसेंट हाई था 432 का वो एक बार हिट करेगा। सो इससे बाय फॉर मी आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा 375 का। ओके, चलिए, तो ये रहा कैपिटल फर्स्ट पर शानदार नंबर इस कंपनी ने पेश किए हैं। एंजल ब्रोकिंग के सिद्धार्थ भामरे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं कल जो बढ़त देखने को मिली 7 दिनों की तेज गिरावट के बाद, और आपको भी क्या लगता है कि एक बॉटम फॉर्मेशन के संकेत यहां से पढ़ने चाहिए? गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है ये मार्केट में जो पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक बहुत सीरियस डेंट आया है ये फॉल की वजह से। ये तो वही बात फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, बट फ्रॉम वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में पोजीशंस बहुत ज्यादा है और डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स अलग टाइप की पोजीशंस में अपनी अटके हुए कहा जा सकता है। जैसे डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स जितना मैं स्टैटिस्टिक्स को समझ सकता हूं, मेरे हिसाब से 8350 से 8400 से निफ्टी में शॉर्ट में कुछ लोग अटके हुए हैं और वो लेवल तक शायद मार्केट जाएगा नहीं। दूसरा, काफी सारे लोग 8950 के आसपास है ना उन्होंने लॉन्ग किया है और वहां पे भी दे आर स्टक इन दोज लॉन्ग पोजीशंस। खास करके बैंक निफ्टी में भी 20,500 के ऊपर के लेवल से लोगों ने लॉन्ग किया है। एफआईआईएस की भी काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है, जबकि 15 जनवरी जब रेट कट हुआ था उसके बाद सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशंस थी एफआईआईएस की, और ये जो गिरावट आई ऑफ लेट उसमें उन्होंने अपनी आधी पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ नहीं की है। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट तो बनाया ही नहीं है, लेकिन लॉन्ग्स भी पूरी स्क्वायर ऑफ नहीं की है, थोड़ा ही स्क्वायर ऑफ किया है लॉन्ग्स। और उनका लॉन्ग का मेरे हिसाब से जितना मैं स्टैटिस्टिक्स समझ सकता हूं कि 8500 8600 की कॉस्टिंग है एफआईआईएस की। तो एक दायरा है जहां पे डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स 8350 8400 से अटके हुए, जो मुझे लगता है एक सपोर्ट बन जाएगा।
उससे शायद 50 पॉइंट पहले, और ऊपर में 8950 और 9000 के आसपास ये मार्केट को रेजिस्टेंस रहेगा। तो मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी अब यहां से थोड़ी कम होगी एंड वी माइट मूव इन अ रेंज 8450 से 8500 के आसपास मेरे ख्याल से निफ्टी में बाइंग बनती है, और 8700 8800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें, शॉर्ट नहीं करें लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करें। तो हम ये रेंज में लोगों को रिमेनिंग पार्ट ऑफ फरवरी सीरीज के लिए प्ले करने के लिए कहेंगे। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर फिलहाल निफ्टी पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे सिद्धार्थ से, और राजेश भी हमारे साथ है, आप भी बने रहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। राजेश सतपुते और सिद्धार्थ भामरे हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपसे राय लेना चाहूंगा, जैन इरिगेशन के स्टॉक पर मुनाफे से घाटे में आई है, ये कंपनी कमजोर नतीजे पेश किए हैं, और यूनिटी इंफ्रा का चार्ट भी देखकर बताइए, यहाँ भी 2 करोड़ रुपए का मुनाफा था और अब आप देखिए 78 करोड़ रुपीज का लॉस। काफी सारी कंपनियां हैं जो कमजोर नतीजे पेश कर रही हैं, लेकिन इन दोनों के चार्ट आपको कितने कमजोर लगते हैं? देखिए, यूनिटी इंफ्रा मुझे लगता है एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन में जाएगा, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता। 20 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है, करंट मार्केट प्राइस 21.50 एंड 22। तो मुझे लगता है कि यूनिटी इंफ्रा में बहुत बड़ी गिरावट की आशंका मुझे तो नहीं लगती, लेकिन हाँ कि रिजल्ट के चलते अगर बेरिशनेस है तो डेफिनेटली प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा अपसाइड, और यू कैन से इमीडिएट मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ चलेगा ऐसा तो इमीडिएट नहीं लगता। तो मुझे यू कैन से आई एम न्यूट्रल ऑन दैट। जैन इरिगेशन में जो है वो फॉर्मेशन में एक दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल विप्सॉ। इनफैक्ट जैन इरिगेशन ने हमने भी रिकमेंडेशन दिया था बाय का करीबन 6750 के आसपास, 74-75 वाज द टारगेट जो हमें मिला भी, लेकिन उसके बाद जैन इरिगेशन में जो विप्सॉ हुआ है मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि पोजीशन वैसी बनी है तो डेफिनेटली इसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जैन इरिगेशन इज अ सेल। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 67 का होना चाहिए, डाउन साइड करीबन 60-61 तक की आ सकती है। 60-61 तक की डाउन साइड आने की संभावना यहाँ पर दिखती है जैन इरिगेशन में। जेके पेपर, ये एक और स्टॉक है जहां पर आपसे राय लेना चाहता हूं। बेहद शानदार नतीजे पेश किए जेके पेपर ने कल बाजार बंद होने के बाद, और स्टॉक पे संभावना बनती है पूरी एक अच्छे पॉजिटिव रुझान की। इनकम में देखिए लॉस था 40 करोड़ का, उसके सामने 11 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और ये तो प्रॉफिट की बात हुई। सेल्स जो है, इनकम जो है वो लगभग 18-19% बढ़ती हुई दिखी है। क्या करना चाहिए? अनिल जी, जेके पेपर का जो डेली चार्ट सजेस्ट करता है कि इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था करीबन 34 के आसपास। कल भी हमने देखा इसने जो लो बनाया वो करीबन 34 का ही बनाया, और कल इसने एक न्यूट्रल और यू कैन से एक सबड्यूड मूव दिया है। मुझे लगता है कि ब्रेकआउट ब्रेक के बाद जो जेके पेपर 39-40 तक गया था, उसके बाद कल जो 34 तक आया, दैट इज नथिंग बट द नेकलाइन टेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि 34 विल बी द आइडियल लेवल फॉर जेके पेपर। आपको स्टॉप लॉस मिनिमम 2 रुपए का यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, और जो पुल बैक रहेगा वो फिर से एक बार लगता है कि 39-40 तक आ सकता है। तो जेके पेपर एक शॉर्ट टर्म के लिए बाय हो सकता है। एक और छोटी कंपनी MM फोर्जिंग, इसने भी अच्छे परिणाम पेश किए हैं, 85% मुनाफा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। राजेश, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए, MM फोर्जिंग अगर आप बड़ा चार्ट देखो यानी मंथली चार्ट, तो थोड़ा ओवरबॉट लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि इसमें जो रैली हुई है 2013 से लेके 2015 स्टार्ट, तो करीबन 50 रुपए वाला काउंटर 650-600 तक का इसमें रैली आया, वो भी वन वे रैली। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर यहाँ पे पोजिशनल लॉन्ग है किसी के पास, तो एक बार के लिए आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक करेक्शन तो डेफिनेटली बनता है, इमीडिएट सपोर्ट जो इसका बनता है वो 450 का बनता है। रिजल्ट के चलते अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन वो पुल बैक ज्यादा से ज्यादा 580 और 600 तक आ सकता है। सो दैट शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी होगी प्री ओपनिंग सेशन में, और साथ ही रुपए की ओपनिंग और पहला सौदा भी इस छोटे से ब्रेक के बाद।